नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, ज्योतिष हमेशा से एक रहस्यमयी विषय रहा है और ज्योतिष को गुप्त विद्याओं का विषय भी कहा जाता है। दोस्तों, इस विषय के बारे में जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे, आप जितना ज़्यादा रिसर्च करते जाएंगे, आपको पता चलेगा दोस्तों कि वो सिर्फ सागर में गागर की भांति ही है कि जितना आप जानते जाते हैं आपको पता जाएगा कि आपकी अज्ञानता का स्तर कितना बड़ा है। और ज्योतिष जैसे विषय को दोस्तों, जो आज उपेक्षित है, जो आज एक बहुत सीमित दायरे में लोगों के पास उसकी जानकारी है, और जिनके पास है भी दोस्तों वो बहुत ही लिमिटेड और सीमित जानकारी है, क्योंकि जो ज्योतिष के असल प्राचीन ग्रंथ थे या जो किताबें थीं वो आज उतनी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो कुछ भी दोस्तों इसके ग्रंथ या किताब उपलब्ध हैं, जिनके थ्रू हम ज्योतिष को पढ़ते हैं, या हमारे वो जो है प्राचीन ग्रंथ जिनमें इस ज्योतिष के गुण विषयों के बारे में लिखा हुआ है, वो हमें एक धारा जरूर दिखाते हैं कि किसी एक समय पर दोस्तों ज्योतिष इतना अधिक विकसित रहा होगा कि आज का हमारा जो प्रेजेंट टाइम का विज्ञान है वो उसके आसपास भी नहीं फटक सकता है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज के विज्ञान से ज्योतिष की तुलना के बारे में। दोस्तों, हम जब आज विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से जो न्यूटन है उन्होंने ग्रेविटेशन को जो है गुरुत्वाकर्षण का जो है सिद्धांत दिया और किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की खोज करी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही समझने वाली बात यह है कि जब हमें फिजिक्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी जो दो पिंड होते हैं दोस्तों, उनका आपस में किस प्रकार से संबंध बनता है, किस प्रकार से उनके बीच में एक बल लगता है, फोर्स लगता है जो दोनों पिंडों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, जब हम किसी एक पिंड को दूसरे पिंड के किसी एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत ही आसान होता है एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले जो असर है उसको मापने में। क्योंकि दोस्तों, जो बड़ी बॉडी है, आप मान के चलिए कि हम बात करते हैं अर्थ और चंद्रमा के बारे में, तो जब हम अर्थ को चंद्रमा के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर जो अर्थ का मास है वो कैपिटल एम में लिख लिया जाता है और जो मून का मास है वो स्मॉल एम में लिख लिया जाता है। वहीं दोस्तों, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम आर के रूप में ले लेते हैं, रेडियस के रूप में ले लेते हैं। तो इसके ऊपर फॉर्मूला दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बनता है कि जो भी इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मासों के, इनमें जो इनके बीच में जो रेडियस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दोस्तों, इसी के आधार पर एक फॉर्मूला बन जाता है जिसके आधार पर हम दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल को कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ बात रही हमारे विज्ञान की कि जब हम दो पिंडों के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं तब निकल कर आती है। लेकिन अगर यही पिंड तीन हो जाए, क्योंकि अब आप तीन बॉडी को लेकर चलिए जिसमें अर्थ भी है, मून भी है और सन भी है। अब यहाँ पर सन जो है वो आगे मूव कर रहा है, जिसके चारों तरफ रोटेट करती है अर्थ। वहीं जो अर्थ है उसके चारों तरफ रोटेट करता है मून। तो इसको विज्ञान में जो है एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है जिसको बोला जाता है थ्री बॉडी प्रॉब्लम। और दोस्तों, आज की डेट में विज्ञान के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो थ्री बॉडी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढ सके। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज का प्रेजेंट विज्ञान ये जानने में भी असक्षम है कि अगर तीन बॉडी प्रेजेंट हैं और वो एक दूसरे को रोटेट करती हैं तो उनके तीनों के ऊपर एक दूसरे का किस प्रकार से जो बल है, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे वो और दूसरे बल हो, वो किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं, और क्या कोई ऐसा लॉ है, क्या कोई ऐसा नियम है जो थ्री बॉडी प्रॉब्लम पर सटीक बैठ सके। दोस्तों, हमारा आज का विज्ञान तो सिर्फ थ्री बॉडी प्रॉब्लम के ऊपर ही आकर जो है उसके कान खड़े हो जाते हैं, और जबकि ज्योतिष हमें ये बताता है कि जो पूरा का पूरा सौरमंडल है उसमें 9 बॉडीज हैं, 9 ग्रह हैं, और वो 9 ग्रह जो है किसके प्रपोर्शन में है, अर्थ के प्रपोर्शन में है। और उन 9 ग्रहों का जो इम्पैक्ट है वो अर्थ के ऊपर पड़ता है, ना केवल अर्थ के ऊपर पड़ता है बल्कि इसके ऊपर प्रेजेंट जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके ऊपर भी पड़ता है। और दोस्तों, हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पेड़ है, उन सभी
के जीवन को इन पिंडों का जो बल है, उनकी जो आप देखेंगे वेवलेंथ है, उनसे निकलने वाले रेडिएशन है, वो प्रभावित करते हैं। हालांकि आज का हमारा विज्ञान शायद इस बात को सिद्ध ना कर पाए, लेकिन जो हमें ज्योतिष में दोस्तों ये 9 तरह की जो है वो पिंडों के बारे में बताया गया है, वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। और दोस्तों ज्योतिष का उद्भव जिस समय पर हुआ था, उस समय हमारा साइंस इतना जो है विकसित नहीं था कि वो बता सके कि सौर मंडल के अंदर कितने ग्रह हैं और कितने प्रकार के पिंड हैं। लेकिन ज्योतिष में उस समय भी उन ग्रहों का मेंशन मिलता था। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये किसी बेहद ही प्राचीन उन्नत सभ्यता के द्वारा विकसित किया गया ज्ञान था। और दोस्तों आज ज्योतिष को जिस तरह से बनाकर रख दिया गया है कि केवल लोगों का भविष्य बताना, प्रिडिक्शंस करना, ये केवल इसी तक नहीं था, ये सिर्फ इसकी एक छोटी सी ब्रांच थी। उससे बड़ा ज्योतिष ये था कि आप पंचांग बनाएं, आप सूर्य की जो मोमेंट है, गति है, उसको मेजर करें, आप चंद्रमा की जो गति है उसको मेजर करें अर्थ के प्रपोर्शन में, और उसके आधार पर जो है आप 15 दिन जैसे चंद्रमा के आपके बढ़ते हैं, 15वां दिन चंद्रमा के घटते हैं, उसके आधार पर आप पंचांग बनाते हैं, आप कैलेंडर का निर्माण करते हैं। दोस्तों हमारे जो शक संवत थे, जो विक्रम संवत थे, वो इन्हीं ज्योतिष के आधार पर ही बनाए जाते थे। और दोस्तों हर बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को इस ज्योतिष के बारे में पढ़ाया जाता था, इतना वैज्ञानिक था ये। क्योंकि इस विषय को पढ़ने वाले व्यक्ति या बच्चे का दिमाग अपने आप ही चेतना युक्त होने लगता है, उसके अंदर सोचने की कैपेबिलिटी अपने आप ही बढ़ने लगती है, उसके अंदर तरह तरह के प्रश्न जन्म लेने लगते हैं, उसके अंदर इंट्यूशन पैदा होने लगती है। और दोस्तों जब क्यूरियोसिटी किसी सब्जेक्ट को पढ़कर पैदा होती है तो वो आपको ज्ञान की तरफ ले जाती है, ऐसे ज्ञान की तरफ जिसको पहले शायद कोई ना जानता हो, आप उस ज्ञान को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब 9 पिंडों के मोमेंट को जो है ज्योतिष बताता है कि किस प्रकार से हर एक ग्रह का मोमेंट आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। और दोस्तों इसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर जो है शाखा, एक उसकी ब्रांच बनाई गई, होरा उसकी एक ब्रांच बनाई गई, सिद्धांत जो है उसकी मुख्य ब्रांच बनाई गई, जहाँ पर पंचांग, शायन, निरयन, इस तरह की कैलकुलेशंस जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती थी। और उसके एक छोटे से हिस्से के अंदर हर इंडिविजुअल के ऊपर उनका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसके लिए कुंडली का भी निर्माण होता था। वहीं दोस्तों जो दूसरे प्रकार की ज्योतिष थी वो हमें ये भी बताती थी कि किस प्रकार से पृथ्वी पर आने वाले समय के अंदर घटनाएं घटित हो सकती हैं, उनका प्रिडिक्शन भी ज्योतिष देता था। आज सिर्फ ज्योतिष का प्रिडिक्शंस लोगों की घटनाओं के ऊपर ही केंद्रित होकर रह गया है। और ज्योतिष का जो मेन मकसद उस समय हुआ करता था दोस्तों, वो कुछ ऐसे क्वेश्चनों के आंसर जानने का हुआ करता था कि मैं यहाँ पर जो है क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्या मेरे अंदर किस प्रकार के गुणों का अभाव है, कौन सा ग्रह है जो मेरे अंदर किस प्रकार के गुणों को विकसित कर रहा है। तो दोस्तों जब आप इन तरह के सवालों के क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं तो आप अपने आप के बारे में ही जानने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद ये सिर्फ एक रास्ता है, एक जो है यात्रा है जो शुरू होती है। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आप अपनी जीवन की घटनाओं के बारे में जानने के लिए भी रुचि रखते हैं। लेकिन आज दोस्तों हर कोई ये जानना चाहता है मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मैं कब मेरी ज़िंदगी होगी, कब मैं कितने साल जीऊँगा, मैं कब मरूँगा, क्या मेरे को जो है मेरा फलानी नौकरी में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, मेरी शादी कब हो पाएगी। इन छोटे छोटे मुद्दों के अंदर ज्योतिष को उलझाकर उसकी विद्या को दोस्तों बहुत ही सीमित कर दिया गया है, जबकि ये विद्या उससे कहीं आगे की है दोस्तों। हालांकि ये उनके बारे में भी प्रिडिक्शन देने में सक्षम विद्या है कि आपकी शादी कब होगी, आपकी मृत्यु कब होगी, आप कितना धन कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये उस पेड़ का एक अंतिम फल है जहां तक पहुंचने के लिए आपको जड़ से लेकर तने से होते हुए, शाखाओं से होते हुए, पत्तियों से होते हुए फल तक गुजरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज सब थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ लेने के बाद ही उसकी भविष्यवाणी करने में ज़्यादा आतुर दिखाई देते हैं। हर कोई ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ और मैं जो प्रिडिक्शन, मैं जो भविष्यवाणी करूँगा
वो बिल्कुल सही होगी। वो ये नहीं देखता है दोस्तों कि अपनी अंतरात्मा से पूछ के कि वास्तव में क्या उसने उतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, क्या उसका शोध ज्योतिष में उतना मजबूत हो गया है, क्या उसने अपनी वाणी को उतना सिद्ध कर लिया है कि जो वो बोले उसके अंदर सच्चाई की एक झलक आने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करी कि ज्योतिष जैसा विषय कितनी गहराई में है और हमें इसकी शाखा को उन्नत करते हुए ज्योतिष के विषयों में अपने शोध को आगे बढ़ाता रहना चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट कर कर अपने व्यू जरूर रखिए कि आप ज्योतिष विद्या को किस प्रकार से देखते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और रोचक तथ्य लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।